सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग सबको। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम लोगों ने कल बात की, हाँ है ना। एंड अब हम क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। कल आपके लिए हम क्या करके गए थे, एक सवाल रीड करके गए थे कि अगर एक्सचेंज रेट में इंप्रूवमेंट आ जाए तो क्या हमेशा बीओपी के लिए एक अच्छा सिचुएशन होगा। क्या मतलब है, क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। एक्सचेंज रेट में इंप्रूवमेंट बोले तो $1 इज इक्वल्स टू 83 रुपीज अगर नॉर्मल रेट है एंड मार्केट कंडीशंस में कुछ चेंज आने की वजह से $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज हो गया, तो हम कहते हैं कि हमारी करेंसी क्या कर गई, डोमेस्टिक करेंसी इंप्रूव कर गई। अब आप कहोगे यार ये तो घट रही है, घट नहीं रही। पहले $1 खरीदने के लिए 83 रुपीज लग रहे थे, अब उसी $1 को खरीदने के लिए 83 रुपीज कोई नहीं देने पड़ते, कम ही देने पड़ते। कितने देने पड़ते, 70। यानी कि मनी, हमारी रुपीस का परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गया, हाँ है ना। यानी कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या कर गई, इंप्रूव कर गई। सवाल क्या है कि अगर डोमेस्टिक करेंसी इंप्रूव कर जाए, डोमेस्टिक करेंसी इंप्रूव कर जाए, एक्सचेंज रेट इंप्रूव कर जाए, तो ऑफ अ कंट्री करेंसी ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर बीओपी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए हमेशा एक बहुत अच्छी बात होती है, बीओपी के लिए हमेशा ये क्या होती है, एक गुड थिंग होती है। अब आपको जवाब देना हाँ है ना, कहोगे यार कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसा सवाल हुआ। कुछ नहीं, रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करो। डोमेस्टिक करेंसी के बढ़ने घटने से बीओपी पे इंपैक्ट क्या पड़ता है, सोचो। बीओपी में क्या आता है, एक तो करंट अकाउंट आता है और एक कैपिटल अकाउंट आता है, हाँ है ना। एसेट लायबिलिटी को एक बार बाहर छोड़ देते हैं, हाँ है ना। फोकस करते हैं कि करंट अकाउंट पे आ क्या कह रहा है, एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं और इंपोर्ट आ रहे हैं। अगर हमारी करेंसी इंप्रूव की है तो बाहर वाले व्यक्ति को पहले हमारे यहां पर कम पैसे खर्च करने पड़ते थे, अब ज्यादा करने पड़ते। क्या मतलब है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। देखो समझते, मान लो पहले एक्सचेंज रेट था $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज, अब एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल्स टू 40 रुपीज। किसको बात समझ में आ रही है। एंड हमारी डोमेस्टिक मार्केट्स में एक हैंडीक्राफ्ट मिलता है, ये घड़ा मिलता है एंड इसका कॉस्ट है ₹40। तो अगर एक फॉरेनर के हिसाब से सोचो, एक फॉरेनर ने अगर पहले ये घड़ा खरीदना होता था उसको कितने डॉलर देने पड़ते थे, $0.5 लगता था पहले। सिर्फ 40 रुपए का घड़ा है, कितना पैसा लगता था, $1 भी नहीं लगता था। 0.5 डॉलर में क्या आ जाता था, उसका घड़ा आ जाता था। अगर $1 खर्च करता था ना तो उसे 2 घड़े मिलते थे, 40-40 रुपए के 2 घड़े खरीद पाता था, क्योंकि $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपए। लेकिन एक्सचेंज रेट में इंप्रूवमेंट आने के कारण अब $1 से कितना घड़ा खरीदा जाता है, एक ही। पहले $1 से कितना घड़ा खरीदा जाता था, 2। अब कितना खरीदा जा रहा है, 1। यानी कि हमारी कंट्री का सामान उनको क्या बढ़ने लग गया, महंगा बढ़ने लग गया। यानी कि जो हमसे सामान मंगवाते थे, जिनको हम सामान एक्सपोर्ट करते थे, उनको क्या लगता है अब हमारा सामान महंगा, तो वो क्या करेंगे, अरे इंडिया से मत मंगाओ, पाकिस्तान से मंगवा लेते, वहां सस्ता पड़ता है। अरे हुआ क्या, हमारी कंट्री की करेंसी तो इंप्रूव की थी, डोमेस्टिक करेंसी बेटर हुई थी, लेकिन बाहर वालों को हमारी बेटरमेंट की वजह से दिक्कत क्या आई, उनके लिए हमारा सामान महंगा हो गया, जिसकी वजह से वो लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को रिड्यूस कर देंगे। एक्सपोर्ट रिड्यूस होगा यानी कि बाहर सामान कम बिकेगा, पैसा बाहर से कम आएगा, इनफ्लो घटा। इनफ्लो घटने की वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सोचो। अब देखो यहां पे लिंक आपका बनाना काम है, इतना मैंने आपके लिए डिकोड किया, यहां से लिंक क्या करोगे आप बनाओगे।
कि अगर एक्सपोर्ट घटे तो बीओपी पे क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। फिर आप इस सवाल का जवाब दे पाओगे कि अगर इंप्रूवमेंट होता है एक्सचेंज रेट में तो क्या वो हमेशा ही एक बेनिफिशियल सिचुएशन बनेगा बीओपी के लिए, हमेशा ही एक अच्छी बात होगी, हाँ या किसको बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइजिंग रिजर्व्स ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज इज अ साइन ऑफ राइजिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी। क्या बोला है कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। फिर टावर उड़ गए, कहां ये बीओपी पढ़ रहे थे, क्या रिलेशन बना दिया, कहां से क्या, कुछ नहीं समझ में आया। क्वेश्चन को तोड़ना सीखो। क्या बोला है क्वेश्चन में, राइजिंग रिजर्व्स ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स कब बढ़ेंगे, जब कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो ज्यादा होगा, हाँ है ना, इनफ्लो ज्यादा होगा तो बीओपी क्या दिखेगा, पॉजिटिव बीओपी दिखेगा, यानी बीओपी में क्या होगा, एक सर प्लस होगा। क्या होगा, सर प्लस होगा। इतनी बात हमें समझ में फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन पढ़ के। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में राइज आने का मतलब है इनफ्लो बढ़ा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का, बीओपी पॉजिटिव होगा, बीओपी सर प्लस होगा। अच्छा, फर्स्ट पार्ट ने ये बोला। और क्या बोल रहा है, राइजिंग रिजर्व्स ऑफ इंडियन फॉरेन एक्सचेंज, समझ आ गया। इज अ साइन ऑफ, क्या ये एक साइन है राइजिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज का। राइजिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज क्या होती है, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन के साथ इस चीज को कैसे रिलेट किया, अब दिमाग लगाने की कोशिश करो। प्रोडक्शन बढ़ेगी कब, जब डिमांड ज्यादा होगी, हाँ है ना। डिमांड कैसे बनती है, या तो कंजम्पशन ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, या गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करे, या फिर एक्सपोर्ट ज्यादा हो। यानी कि रिलेशन हमें मिल गया। इनफ्लो कहां से आएगा बीओपी के अंदर, एक्सपोर्ट से आएगा। यानी कि आपका क्वेश्चन आपसे सवाल ये पूछ रहा है, लिखा उसने पता नहीं क्या पूछ हुआ, इतना कुछ लिख दिया। सवाल क्या पूछ रहा है कि यार बीओपी में अगर इनफ्लो, बीओपी में अगर सरप्लस आ रहा है तो उसका रीजन क्या, सिर्फ एक्सपोर्ट ही हो सकते हैं। सिंपल ये सवाल। बीओपी में अगर सरप्लस आ रहा है तो उसका रीजन क्या, सिर्फ एक्सपोर्ट ही है। यानी कि राइजिंग रिजर्व्स ऑफ इंडियन फॉरेन एक्सचेंज इज अ साइन ऑफ राइजिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज। अगर आपको दिख रहा है कि आपका बीओपी सरप्लस है तो आप क्या कह सकते हो ये बात कि एक्सपोर्ट्स ही एक्सपोर्ट्स हुए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स होने की वजह से बीओपी ज्यादा है। तो आपके मन में थोड़ा हाँ बात तो सही है, देखो हाँ बीओपी के इनफ्लो ज्यादा हो रहा है, इनफ्लो किसकी वजह से होगा, एक्सपोर्ट की वजह। ठीक है, बिल्कुल सही है। गलत है, कैसे गलत है, दिमाग लगाओ। बीओपी में जो इनफ्लो सरप्लस आ रहा है किस वजह से हो सकता है, या तो एक्सपोर्ट हाई हो, जो कि आप कह ही रहे हो कि हाँ हो सकता है, बिल्कुल सही। लेकिन ये इनफ्लो ऐसे भी तो हो सकता है कि एसेट बहुत ज्यादा बेच दिए, एसेट को क्या कर दिया, बहुत ज्यादा सेल ऑफ कर दिया। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है बहुत सारे बोरोइंग्स कर लियो, लाइबिलिटी बहुत ज्यादा ले लियो। अगर बहुत ज्यादा पैसा बाहर से ले लोगे, वो भी तो पैसा आएगा ही ना देश में, लेकिन वो वापस करना है, सर पे बोझ है, लायबिलिटी। लेकिन बीओपी तो बोलेगा ना बहुत पैसा, इनफ्लो इनफ्लो हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो बढ़ जाएगा ना। तो यानी कि आप क्या ये बात बोल सकते हो कि अगर बढ़ा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सरप्लस आया हुआ है बीओपी में, तो उसका मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ी हुई, नहीं। आप ये बात नहीं बोल सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि बीओपी किस वजह से बढ़ा है, प्रोडक्शन की वजह से बढ़ा है, एक्सपोर्ट की वजह से बढ़ा है, या फिर बोरोइंग्स कर लिए इसलिए बढ़ गया। इसको बात समझ में आई, क्वेश्चन को ब्रेक करना सीखो। चलो, व्हाट इज ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन द बीओपी। अगेन थ्योरी का क्वेश्चन है। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन होंगी जो आरबीआई कंडक्ट करेगा बीओपी को अकोमोडेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगेन वही जो ये काम कर रही है वही इसका इंपॉर्टेंस बन जाएगा। इंपॉर्टेंस इज सिंपली कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को क्या करती है, बैलेंस करती है। जो भी सरप्लस होता है वो हम अपने अकाउंट में निकाल के रख लेते हैं, जो भी डेफिसिट होता है उसको अपन क्या करते हैं, उसको अपन एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ दे के उसको बैलेंस
कर देते हैं। मतलब बीओपी को बैलेंस करना है, इसके लिए क्या है, इसका एक स्पेशल पॉइंट है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस। हाँ है ना। चलो अब आपके पास क्या आ गए, न्यूमेरिक्स आ गए। न्यूमेरिक्स कैसे सॉल्व करने हैं? न्यूमेरिक्स सॉल्व करने का अप्रोच अपना सिंपल रहेगा। देखो गिवन क्या है, देखो पूछा क्या है, रिलेशन बना। बैलेंस ऑफ ट्रेड दिखा रहा है डेफिसिट 4000 का, बैलेंस ऑफ ट्रेड माइनस 4000, ठीक है जी। एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स आर 10,000 करोड़। इंपोर्ट 10,000 करोड़। पूछा क्या कि भाई एक्सपोर्ट बताओ, क्या बताओ, एक्सपोर्ट कितना है? हमें पता है बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे बनता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड बनता है अगर मैं एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट्स को बाहर निकाल दूं। हाँ है ना, यानी कि -4000 बैलेंस ऑफ ट्रेड पता है, एक्सपोर्ट पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, एंड इंपोर्ट है -10,000, सॉरी 10,000 है पर माइनस इंपोर्ट का यहाँ पे साइन आ गया। इसको उठा के इधर ले आऊंगी या फिर इसको उठा के उधर ले जाऊंगी, कुछ भी कर लो। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -4,000 प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू x। हाँ है ना, किसको बात समझ में आ रही है, बोलो। ओके कितना आ गया हमारे पास, x इज इक्वल्स टू -6,000। अगर मेरे एक्सपोर्ट्स कितने होंगे, 6,000 के होंगे, लेकिन इंपोर्ट्स कितने, 10,000 के, तो 4,000 मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। एज सिंपल इज दैट, एक्सपोर्ट्स निकल गए। हाँ है ना यार, ये क्वेश्चंस तो अपन लोग कर लेंगे, इसमें तो ज्यादा दिक्कत अपने को आनी नहीं चाहिए। देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या कर रहा है, डेफिसिट दिखा रहा है 500 रुपए का, बीओटी डेफिसिट मतलब नेगेटिव वैल्यू है। हाँ है ना, एंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, अब एक्सपोर्ट का वैल्यू दे दिया, कितना दिया हुआ है, 400 करोड़ दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, माइनस इंपोर्ट पता नहीं, माइनस एक्स लिख ले। हाँ है ना, अब मैं इस 500 को उठा के इधर ले आऊं और x नेगेटिव में उसको उठा के इधर ले आती हूँ, x इज इक्वल्स टू 400 प्लस 500 इज इक्वल्स टू 900। अगर एक्सपोर्ट मेरे कितने हो, 400 के हो, इंपोर्ट मेरे कितने हो, 900 के हो, तो 500 रुपए मेरा डेफिसिट बन रहा है, बन सही है। हाँ है ना, और देखो फाइंड द करंट अकाउंट बैलेंस। एक मिनट वापस चलते अपन अपनी स्क्रीन पे। फाइंड द करंट अकाउंट बैलेंस निकालने को बोला है। कौन सा बैलेंस निकालने बोला है, करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस बनता कैसे, विजिबल्स चाहिए होते हैं और इनविजिबल्स चाहिए होते हैं। क्या डाटा दिया हुआ है, विजिबल दिया हुआ है, इनविजिबल दिया नहीं हुआ, इनविजिबल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अलग से दिए, तो अपन फाइंड कर ले इनविजिबल बैलेंस। इनविजिबल बैलेंस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट कितने 9, इंपोर्ट कितने 3, कितना आ गया 6,000 आ गया। हाँ है ना, अब करंट अकाउंट बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगी, विजिबल ट्रेड प्लस इनविजिबल ट्रेड को ऐड कर दूंगी। विजिबल कितना है 9,000, इनविजिबल कितना फाइंड किया 6,000, कितना आंसर आ गया, एज सिंपल एज दैट। बोलो बात समझ में आ गई। हाँ है ना, चलो आगे बढ़ते हुए देखते हैं। फाइंड द बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। क्या पूछा है, नॉन फैक्टर सर्विसेज बताओ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। देखो डाटा में क्या क्या गिवन है, बीओटी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ठीक है, एंड हमारे पास इनकम है, ट्रांसफर्स है, एंड करंट अकाउंट बैलेंस है। यानी कि चीजें पढ़ के मुझे समझ के आ रहा है कि मेरे पास क्या होता है। देखो मेरे को चाहिए नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस, जो कि मुझे मिल सकता है यहां से। करंट अकाउंट बैलेंस मुझे पता है क्या होता है, ट्रेड बैलेंस या विजिबल बैलेंस हम जिसे कह सकते हैं, प्लस इनविजिबल बैलेंस। इनविजिबल बैलेंस में मेरे पास 3 चीजें होती हैं, फैक्टर सर्विसेज जिसको मैं क्या नाम दे देती हूं, इनकम, नॉन फैक्टर सर्विसेज जो कि मुझे पता नहीं है, मुझे फाइंड आउट करनी है, एक्स, और ट्रांसफर पेमेंट्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर जिसे बोल देते हैं, वो मेरे को कितने गिवन है, 100 गिवन है। हाँ है ना, इतनी बात हमें समझ में आ रही। अब अपने को करना क्या है, देखो करंट अकाउंट बैलेंस अपने को देखना है, कितना गिवन है अपने को 900 इज इक्वल्स टू ट्रेड बैलेंस, देखो कितना गिवन है, विजिबल बैलेंस कितना गिवन है
500 500 प्लस इनविजिबल में अपने को इनकम ऐड करने का 200 प्लस ट्रांसफर्स ऐड करने का 100 प्लस नॉन फैक्टर सर्विस ऐड करने का नॉन फैक्टर सर्विसेज। सब कुछ यूज हो गया यहाँ पर, हाँ है ना। अपने को वो चीज मिलनी है वो भी यहाँ पर आ गई। अब इसे क्या कर लेंगे सॉल्व। 900 इज इक्वल्स टू 5 6 7 एंड 8 इज इक्वल्स टू नॉन फैक्टर सर्विसेज सॉरी प्लस, अब ये 800 इधर आके माइनस हो जाएगा। 900 माइनस 800 इज इक्वल्स टू 100 इज इक्वल्स टू नॉन फैक्टर सर्विसेज। हाँ या ना, सो सिंपल। चलो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है। इफ बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज अ सरप्लस ऑफ 300 करोड़ क्या बोला है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है 300 करोड़, ठीक है जी। एंड रिसिप्ट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर या यूनिलेटरल पेमेंट, यूनिलेटरल पेमेंट is 50 CR. How much balance on the capital account of balance of payments? How much balance of the capital account of balance of payments? मेरे को लग रहा है यहाँ पे हमने कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन ऑड कर लिया है, बट इट्स ओके। समझते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक कर लेते हैं। हाउ मच बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। हमें बताना है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है। लेट्स से इट्स लाइक दैट, ओके। तो हम ये दो चीजों से हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट का बैलेंस ढूंढेंगे। करंट अकाउंट का बैलेंस कितना आ गया, 300 प्लस 500 350, हाँ या ना। यहां पर आप एडिशनली चीजें क्या लिख सकते हो बेटर करने के लिए, जैसे आपको यूनिलेटरल पेमेंट्स दी हुई है, हाँ या ना, एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड दिया हुआ है। सो एड 300 एंड 50 लिख दो यहां पे साथ में कि 0 फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो आपके पास करंट अकाउंट का बैलेंस कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। नाउ ये 350 सरप्लस है, तो मुझे यहां पर क्या करना है, इस 350 को बैलेंस करना है, हाँ है ना, क्योंकि बीओपी मुझे क्या पता है, बीओपी इज इक्वल्स टू 0 चाहिए, हाँ है ना। करंट अकाउंट में अगर क्या आ गया, सरप्लस आ गया, तो कैपिटल में क्या कर दूंगी, उससे एडजस्ट कर दूंगी। कैपिटल का बैलेंस कितना आ जाएगा, -350। कैसे निकाला मैंने, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल इज इक्वल्स टू बीओपी। 0 चाहिए बीओपी, करंट अकाउंट है 350, कैपिटल पता नहीं। इस 350 को इधर लेकर गई, पॉजिटिव था उधर जाके नेगेटिव हो गया, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -350। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पता लग गया। इस तरीके का क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है। चलो इतनी बात हमें क्लियर हो गई बिल्कुल। ये थे कुछ क्वेश्चंस बीओपी से रिलेटेड जो हमने डिस्कस कर लिए। आपके पास अगर कुछ और क्वेश्चंस है, कुछ और क्वेरीज हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। पर मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि एग्जाम में क्या आ रहा है, वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, वो चीजों पर भी बात करेंगे जो पेपर पास में होंगे। तो फिलहाल मुद्दा क्या है कि अब 15-20 दिन में अपन सीख सके कि हमसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। चलो मिलते हैं कल के लेक्चर में। हैव अ गुड डे गाइस।